आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में जो भाग हैं, इसमें पार्ट हैं, इसके बारे में बताऊंगा, इसकी डिटेल को समझाऊंगा और उसको थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा कि पार्ट क्या है और क्यों ऐसे बनाया गया है, क्यों रखे गए, उसका मतलब क्या है और उसको आसानी से समझाऊंगा आज, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से पार्ट है। ठीक है, लेकिन पार्ट समझने से पहले हम थोड़ा बैक में चलें, थोड़ा हिस्ट्री में चलें कि जो संविधान हमारा, जो ये पार्ट बनाए गए, बने, अनुसूचियाँ हैं, अनुच्छेद हैं, ये सब क्यों बने। तो ज़रा बैक में चलते हैं हम पहले और स्टोन एज में आ जाए। स्टोन एज में जब आदमी बना, जो मनुष्य था, पहले बताया जाता है कि बंदर से डेवलप हुआ धीरे धीरे करके, और फिर जो उसने चीज़ों का इस्तेमाल किया वो उसके पास रही, और जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया वो चीज़ें ख़त्म होती चली गई। ठीक है, यानी फिटेस्ट टू सर्वाइव, जो सर्वाइव किया वो आगे गया, लेकिन जो सर्वाइव नहीं कर पाया वो ख़त्म होता चला गया। ठीक है, डार्विन का भी सिद्धांत है, जानते ही आप। तो क्या हुआ कि आदमी बना स्टोन एज में। ठीक है, अच्छा, अब ये ना कहिएगा कि आजकल के जो बंदर हैं वो आदमी क्यों नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये वो बंदर नहीं है, वो बंदर जो आदमी बने थे वो सब खत्म हो चुके, वो आदमी में आ गए हैं। ठीक है, वो बंदर जो है कन्वर्ट होकर आदमी बन गए। ठीक है, अब जो बंदर इस समय पाए जा रहे हैं वो आदमी वाले नहीं है, वो जानवर वाले बंदर है। ठीक है, तो स्टोन एज में जो आदमी था, जो सर्वाइव किया, बाद में जब बनता चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हमने इतिहास में पढ़ाया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आदमी आया। उस समय क्या था, सारे मनुष्य एक जैसे थे, कोई ऊंच नीच किसी तरीके का कोई भेदभाव था नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वैदिक पीरियड आया, पोस्ट वैदिक पीरियड आया। ठीक है, तो पोस्ट वैदिक पीरियड में फिर जात पात वगैरह शुरू हुआ, मतलब वर्ण व्यवस्था शुरू हुई। ठीक, पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद फिर आपका राजा शुरू हुआ, महाराजा। ठीक है, यानी वंश शुरू हुआ, वंशवाद, कि हम तुमसे सुपीरियर हैं, हम मेन सबको कंट्रोल करेंगे, राजा बनेंगे। ठीक है, राजाधिराज, मतलब राजा महाराजा, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, ये सब बने। ठीक है, तो मान लीजिए वो किंग बना। अब जब किंग बना तो राजा था और उसकी प्रजा। ठीक है, राजा और उसकी प्रजा, अब शासन स्टार्ट हुआ, यहां से शासन व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है, राजा प्रजा को कंट्रोल करता था, तो उसके लिए नियम कानून बनाता था। ठीक है, तो ये जो शासन व्यवस्था थी, यानी राजा प्रजा वाली, या राजा के बाद फिर जो आपका सुल्तान हुए, ठीक है, या बादशाह हुए, तो ये सब क्या थे, ये बादशाह उनकी रियाया बोली जाती है, या प्रजा कह लीजिए। ठीक है, तो राजा और प्रजा, ठीक है, यानी बादशाह उसकी प्रजा, तो ये सिस्टम जो था मोनार्की सिस्टम था। ठीक है, मोनार्की सिस्टम था, तो यानी राजतंत्र चल रहा था, और हम लोग क्या थे, प्रजा थे, राजा की प्रजा थे। ठीक है, उसके बाद जब अंग्रेज आए, 200 साल तक अंग्रेजों ने हुकूमत की, यानी मुगल काल खत्म करके उन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत चालू की, तो हम लोग प्रजा से बन गए गुलाम। ठीक है, यानी हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हो गए, स्लेवरी सिस्टम स्टार्ट हो गया, स्लेव हो गए हम लोग, स्लेवरी सिस्टम हो गया, यानी हम लोग क्या हो गए, गुलाम हो गए। ठीक है, और अंग्रेजों को अपना माई बाप समझ लगे, यही मेरे कर्ता धर्ता, सब कुछ यही है, यही मेरे माई बाप है, अन्नदाता है, सब कुछ यही है। ठीक है, गुलाम हो गए। फिर क्या हुआ, फिर नेशनल मूवमेंट चालू हुआ हमारा, धीरे धीरे करके जो है हमारे देश को आज़ाद कराया, स्वतंत्रता सेनानियों ने, सब बहुत लोगों ने आहुतियाँ दी। ठीक है, बहुत लोग शहीद हुए, शहीद होने के बाद फिर हम जब आज़ाद हुए, तब हमको ये हुआ कि हम लोग जो हैं अब बन गए हैं नागरिक। ठीक है, तो अब हम सिटीजन बन गए हैं, नागरिक, यानी पहले हम लोग थे प्रजा, प्रजा के बाद गुलाम, गुलाम के बाद बन गए नागरिक, सिटीजन। ठीक है, आज़ाद हो गए, हम लोग आज़ाद होने जा रहे थे। ठीक है, उसी समय अंग्रेजों ने कहा कि भैया तुम लोग आज़ाद तो कर देते, लेकिन तुम लोग चलाओगे कैसे, तो अपना कोई संविधान बनाओ, नियम कानून बनाओ, कैसे चलाओगे। तब हम लोग अपनी अपनी बगले झाँकने लगे, यार हमारे पास तो कोई नियम कानून ही नहीं। ठीक है, चलो भाई बनाते हैं, पहले आज़ाद तो करो, बोले आज़ाद तो कर देंगे, चलो बनाओ तुम लोग अपना अपना संविधान। ठीक है, तो बोले ठीक है, तो भैया संविधान सभा बनी। ठीक है, उसी बीच पाकिस्तान अलग हो गया, तो वो तो हिस्ट्री में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो जब संविधान सभा बनी तो उसमें 8 कमेटियां थी। ठीक है, उसमें से एक संविधान निर्माण वाली कमेटी जो थी, यानी प्रारूप समिति एक बनी, और उसके हेड बने अंबेडकर जी, BR अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, और इनको 6 लोगों की टीम, इनके साथ 6 लोग और भी थे। ठीक है, तो 6 मेंबर इनके साथ रहे, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग इनके साथ और भी मेंबर थे। ठीक है, और ये मिलाकर के 7 लोग थे, टीम बनी। अब जब टीम बनी इनकी, BR अंबेडकर की पूरी, तो बोले अब हमको संविधान लिखना है। तो पहले सारे देश के कई देशों के संविधान को पहले स्टडी किया, फिर उसके बाद देखा क्या करें। तो जब इन्होंने पूरी किताब लिखी तो सबसे पहले उसका उद्देश्य प्रस्ताव लिखा गया, यानी जब संविधान सभा की बैठक हुई तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक, और 13 दिसंबर 1946 को लिखा गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, वही उद्देश्य का प्रस्तावना बना। ठीक है, किताब पूरी जो लिखी, जो पार्ट वाइज लिखा गया, वो अंबेडकर और उनकी टीम ने लिखी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है हमारे संविधान में, तो जो हमारा संविधान है, जो संविधान वाली किताब है, जो देखा होगा संविधान किताब है, ओरिजिनल किताब जो है 251 पेज की है, 251 पेज है, 4.25 किलो की किताब है। ठीक है, और यश बिहारी करके एक हैं, तो उन्होंने इसको लिखा था, हैंड राइटिंग उनकी है,
और इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज में ही है, ठीक है। और हीलियम के गैस में रखी गई चैम्बर में, शीशे का बॉक्स है, पार्लियामेंट में रखी है, ठीक। तो खैर वो तो आप देख लीजिएगा। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो उसमें 4 चीज़ें मेन है, जो किताब है उसमें 4 चीज़ें मेन है। एक तो आपका है प्रस्तावना, ठीक है। दूसरी है आपका अनुच्छेद, ठीक। तीसरा है आपका भाग और चौथा है आपका अनुसूचियां, ठीक है। तो जब संविधान लिखा जाना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले प्रस्तावना बोले लिखिए भाई, तो जवाहरलाल नेहरू टैलेंटेड थे ही, तो उनको रखा गया भाई आप लिखिए उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने लिखा, वहीं चल के आगे उद्देशिका, बाद में प्रस्तावना बन गई, प्रीएम्बल, ठीक है। तो प्रस्तावना जो हमारा जो है वो संविधान का एक पार्ट है। अब इसके ऊपर भी वो है थोड़ा सा, मतलब संविधान जब लिखा जा रहा था तो बहुत लोचा हो रहा था, ठीक है, समझ लीजिए लोचा बहुत था संविधान लिखने में, ठीक। तो प्रस्तावना जब लिखी गई तो बोले ये इसका पार्ट है, ठीक। बेरूबारी केस में पार्ट नहीं है, ये एक तरीके से इसका संपादकीय मान लीजिए, निचोड़ है किताब का, संविधान की किताब का निचोड़ है प्रस्तावना, ठीक है। तो बेरूबारी केस जब हुआ तो 1960 में तो कहा गया प्रस्तावना जो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ठीक। फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जब केस हुआ तो कहा गया कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का एक अंग है, एक पार्ट है। तो पार्ट है तो उसी समय इंदिरा गांधी ने 76 में 42वां संविधान संशोधन करके और उठा करके इसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये 3 शब्द इसमें जोड़ दिए। बोले जब पार्ट है तो संशोधन हो सकता है, क्योंकि जब संविधान बना था तो उसमें कहा गया था केवल पार्ट में ही संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तावना उसका पार्ट नहीं है। जैसे ही केशवानंद भारती वाला केस सामने आया कि ये इसका एक पार्ट है, इंदिरा गांधी ने उठा के इसमें संशोधन कर दिया खड़ाक से, ठीक है। तो एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना क्या है ये डिटेल में हम आपको बाद में पढ़ा देंगे, ठीक। अनुच्छेद जिसको कहते हैं आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल जो है टोटल 395 है, यानी गिनती में 395। वैसे इस समय 470 के ऊपर हो गए हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें संशोधन जब होता गया तो ABCD इसमें पार्ट हो गए, काका गागा करके, तो वो काका गागा वाले पार्ट सब मिला लीजिए तो वो है 470, लेकिन गिनती में 395 ही है, 395, ठीक है। फिर भाग आए 22 भाग रखे गए उस समय, ठीक। लेकिन इसमें 4 भाग बाद में जुड़ गए, यानी 4A, 9A, 9B और 14A, ये 4 पार्ट जो है बाद में संशोधन कर करके जुड़े। लेकिन इसमें से एक पार्ट हो गया कैंसिल, ठीक है, यानी 4 ये जुड़ गए तो 22 4 26 हुए। लेकिन एक 7वां जो पार्ट है, 7वां पार्ट जो था देशी रियासतों को लेकर के था, जो कि उसी समय संविधान जब लिखा जा रहा था तभी वो देशी रियासतों का एकीकरण हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो उठा करके उसको कैंसिल कर दिया गया पार्ट को। पार्ट तो वो है, गिनती में तो है, लेकिन वो आगे लिखा है निश्चित, ठीक है, यानी रिपीट हो गया। तो 7वां हटा दीजिए तो 26 में से एक चला जाएगा तो 25 पार्ट है इस समय। वैसे गिनती जो है वो 22 की ही है, लेकिन ABCD मिला लीजिए, AB मिला लीजिए तो टोटल 25 भाग है इस समय, ठीक है। अनुसूचियां जो है जब संविधान बना था तो 8 थी, लेकिन इस समय 4 और बढ़ के अब हो गई हैं 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो आर्टिकल तो आपको समझ में आ गया, भाग समझ में आ गया, लेकिन अनुसूचियां क्या है, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं अनुसूचियां क्या है, इसको हम कहते हैं शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल क्या है कि जैसे आपका आर्टिकल है, ठीक है, तो जब ये संविधान की जो किताब बनाई गई, जो लिखा गया संविधान, तो उसमें आर्टिकल एक लाइन के हैं, ठीक है, कि भारत एक राज्यों का संघ है, यहाँ की नागरिकता इस तरीके से मिलेगी, ये है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगर जो उसकी डिटेल देखनी है, मतलब किसी भी चीज़ की डिटेल देखनी है, जैसे आप विकिपीडिया में जाएंगे, आप गूगल में जाएंगे, किसी चीज़ को देखेंगे, उसका विकिपीडिया देखेंगे, तो उसमें एक नीला नीला करके कर्सर जब ले जाते हैं तो वो बताता है कि इसकी डिटेल कहीं है, ठीक है। फिर उस पर जैसे क्लिक करते हैं पूरी डिटेल खुल के आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा अनुच्छेद था उसमें किसी चीज़ की भी डिटेल देखनी हो तो वो हम अनुसूची में देख सकते हैं उसकी डिटेल, ठीक है। जैसे कभी कभी लेख लिखा होता है तो ऊपर नंबर डाल देते हैं 1 2 3, फिर वो लिख देते हैं या स्टार बना देते हैं कि उसकी डिटेल जो है 1 नंबर पे यहाँ है, 2 नंबर पे यहाँ है, 3 नंबर पे यहाँ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डिटेल हम बता नहीं सकते क्योंकि इतनी जगह नहीं है वहाँ पर, तो उसको कहीं और लिख दिया जाता है। तो वो डिटेल जो है यानी एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन जो है वो अनुसूचियों में दिया गया है। आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन वो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, अनुसूचियों में कुछ चीज़ देखना है तो उसका डिटेल देखना है तो वहाँ जाके देख सकते हैं आप अनुसूचियों में। अनुसूची भी इस संविधान की किताब के साथ अटैच है, ऐसा नहीं कि अनुसूची कहीं और है, ठीक है, उसी पूरी बुक में है। 251 पेज में सारे आर्टिकल और अनुसूची वगैरह सब मिला के है, ठीक है। अच्छा, वहां पर डिटेल क्यों नहीं लिखी गई आर्टिकल में? डिटेल इसलिए लिखी गई वरना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पूरी डिटेल पढ़े तो आदमी बाहर लग जाता है। आर्टिकल पढ़ने मुश्किल इतने ज़्यादा है, ठीक है, याद करना मुश्किल, कंपटीशन लड़कों के लिए तो और मुश्किल है, इसीलिए उनके लिए हमने थोड़ा आसान तरीके से समझा रहे हैं क्योंकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन दूसरी जगह रख दिया। तो अनुसूचियाँ ये बाद में हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, और अनुच्छेद भी बाद में बता देंगे। हालांकि अनुच्छेद और भाग दोनों आज एक साथ समझाते हैं आपको, प्रस्तावना बाद में पढ़ा देंगे। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर हमारी किताब पूरी बनी है, ठीक है, अम्बेडकर जी ने ये किताब बनाई। अब हम चले अपने भाग को समझने, भाग और अनुच्छेद को समझने, ठीक है, संविधान में, उसी के बारे में हम आज समझाएंगे आपको, ठीक। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं हम, ठीक। तो देखिए, जब हमारा देश था पहले, यानी संविधान से पहले जब राजा प्रजा वाली बात थी, तो देश था, देश में 2 लोग थे,
एक था राजा और थी उसकी प्रजा। ठीक है, राजा और उसकी प्रजा, बादशाह उसकी प्रजा। फिर अंग्रेज आए, फिर उसका संविधान बना, अंग्रेज ने कहा संविधान बनाओ। तो जब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया तो उसमें जो था कि जब पूरी टीम बैठी तो बोले कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, बहुत मंथन होता था इसके ऊपर। तो बोले ऐसा करो कि एक बंच में एक चीज रखो। ठीक है, यानी उसको पार्ट बनाया। एक बंच का मतलब वो एक पार्ट है। ठीक है, उस पार्ट में उसी से रिलेटेड चीज रखो, दूसरा पार्ट में उससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे मान लीजिए राजा है तो राजा से बन गई हमारा राज्य। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टेट, राज्य। प्रजा बन गई हमारी नागरिक। ठीक है, और ये हमारा हो गया सिटीजन। प्रजा हो गई नागरिक, सिटीजन। तो जो हमारा स्टेट, जो राज्य था, इसको हम गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेट का मतलब संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, कौन कौन से राज्य भारत में होंगे, राज्य का दर्जा देने के लिए कौन से राज्य को दर्जा दिया जाएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो ये सब जो राज्य के ऊपर पूरा डिटेल है वो आपका इसमें रखा गया और इसको कहा गया पार्ट 1, यानी भाग 1। भाग 1 वो है जो राज्य के बारे में डिटेल बताता है कि ये संघ शासित प्रदेश है, ये पूर्ण राज्य है, कोई किसी राज्य को जो है खत्म करना है या उसको दर्जा देना है या क्या करना है या भाषाई आधार पर डिवीजन करना है, तो स्टेट को बताता है पार्ट 1। ठीक है, यानी राज्यों के बारे में इसमें डिटेल है, यानी गवर्नमेंट समझ लीजिए, गवर्नमेंट के बारे में इसमें डिटेल है। राज्य से मतलब है गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। ठीक, पार्ट 1। और इसमें आर्टिकल हैं 1 to 4, 1 से 4 आर्टिकल तक रखे गए हैं। ठीक है, फिर आ जाइए नागरिकता पे। नागरिक, क्योंकि कभी भी कोई देश बनेगा तो उसकी भूमि होगी और वहां पर जनसंख्या, तभी देश पहले होगा। देश होने की कंडीशन सबसे पहले क्या है कि वहां पर लैंड होनी चाहिए, वहां पर जनसंख्या होना चाहिए, जनसंख्या के बाद वहां पर सरकार होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट, कोई संविधान होना चाहिए। ठीक है, और वो फिर संप्रभु होना चाहिए, ये कंडीशन है, मतलब उसको अपनी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, संप्रभु। तो 4 कंडीशन है किसी भी देश होने की। ठीक है, लैंड होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, वहां पर उसका संविधान होना चाहिए, यानी उसका सिक्का चलना चाहिए। ठीक है, मतलब वहां पर कोई नियम कानून होना चाहिए। ठीक है, और संप्रभु हो तो यानी उसका सिक्का चले। ठीक है, यानी वो अपने डिसीजन खुद ले। तो नागरिकता जो रखी गई है वो पार्ट 2 में नागरिकता रख दी गई। ठीक है, तो देश में क्या हुआ, एक उसकी गवर्नमेंट, तो उसकी जनसंख्या, उसकी जो है रियाया समझ लीजिए, उसकी जो है नागरिक है। ठीक है, तो पार्ट 2 में नागरिकता रखी गई है। ये आर्टिकल है 5 से 11 तक। ठीक है, अब चूंकि गवर्नमेंट है और नागरिक है। ठीक है, तो नागरिक है, चूंकि पहले हम लोग गुलाम थे, तो गुलाम से जब गुलामी हटी हमारी, तो हमको यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई गई, डेमोक्रेटिक हो गए हम लोग, लोकतांत्रिक हो गए। तो लोकतंत्र में क्या हो गया कि सबसे पहली लाइन जो प्रस्तावना में लिखी है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी लोगों के लिए है ये संविधान। ठीक है, ये संविधान में लोगों को ऊपर रखा गया, जनता यानी सभी लोग, एक एक इंडिया की जनता, यानी 130 करोड़ जनसंख्या है तो 130 करोड़ जनसंख्या ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले उसी की बात की जाएगी, कोई बाकी सब उससे नीचे है। ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे IAS अधिकारी हो, कोई भी हो, सब नीचे है जनसंख्या से, मतलब यहाँ की जो लोग हैं उनसे नीचे। तो ये अब क्या हुआ, लोगों को जो था ये हुआ कि डेमोक्रेसी में है, क्योंकि राइट्स होना चाहिए, तो उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए। फंडामेंटल राइट्स है तो सरकार के भी राइट्स हैं, कुछ ना कुछ सरकार के भी राइट्स हैं। ठीक, नागरिक हैं तो नागरिक के कुछ कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कोई हैं, नागरिकों की ड्यूटीज भी होना चाहिए, इसी तरीके से सरकार की भी कोई ड्यूटी है। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें पार्ट 3 में रखे गए, समझ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में रखे गए, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के, और ये इस समय 6 है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 है। फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और अमेरिका में जब बना था मौलिक अधिकार, जब बने थे बहुत जल्दी बना लिए गए थे, लेकिन भारत में जब मौलिक अधिकार रखे गए तो इस पर सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ, बहुत बहस हुई इसके ऊपर, ये रखें, ये ना रखें, ये रखें, ये ना रखें, कैसे रखें, क्योंकि हम लोग पहले गुलामी झेल चुके थे इतनी ज्यादा, तो ये हुआ कि यार बहुत प्रताड़ित लोग थे ना हम लोग, तो इसीलिए इस पर ज्यादा डिस्कस हुआ। तो 12 से 35 तक के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और 6 फंडामेंटल राइट्स जो आपके समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का, शिक्षा का और धर्म की स्वतंत्रता का है। ठीक है, और क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6 है। ठीक है, एक था इसमें संपत्ति का अधिकार, 7 थे पहले, उसको हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया, और वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंस में ले जाकर जोड़ दिया भाग 12 में, अनुच्छेद 300 काम है। ठीक है, तो इस समय 6 ही है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट्स हैं तो सरकार के राइट्स क्या है, सरकार के राइट्स जो है वो DPST बोले जाते हैं। ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यहां पर हो गया पार्ट 3, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए पार्ट 4 में। ठीक है, P4। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये है कि सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी, सरकार फलाना करेगी, सरकार को ये काम करना है जनता के लिए, तो वो उसकी ड्यूटीज बनती हैं। ठीक है, मतलब शिक्षा देगी आपको, जो है सारी सुविधाएं देगी। तो ये आर्टिकल जो है 36 से लेकर के और 51 तक के इसमें। ठीक है, जब डिटेल पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको।
यानी ये राज्य की ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, यानी गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, वो गवर्नमेंट के राइट्स हैं, ठीक। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नागरिक की क्या ड्यूटी है, तो ये 51 काम है रखा गया है, और पार्ट जो है वो 4A ये बाद में जोड़ा गया है। 4A का मतलब हो गया ये बाद में जोड़ा गया, ये पहले संविधान में नहीं था। जब मूल संविधान हमारा बना था तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थी नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आपके रशिया के संविधान से ली गई, रूस से ली गई है, ठीक है। यानी मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, यानी हमको जो कर्तव्य करने हैं, ठीक, यानी हमको जो है सरकारी संपत्ति की रक्षा करनी है, हमको ये नहीं करना, हमको वो नहीं करना, तो 11 कर्तव्य हैं इसमें कुल मिला करके। ये आप देख लीजिएगा, वैसे हम डिटेल में पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। अब अभी क्या है, हम आपको पार्ट्स को खाली समझा रहे हैं, आर्टिकल्स को समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, ड्यूटीज किसकी, सरकार की। सरकार की ड्यूटी क्या है, अब सरकार की जो ड्यूटी है वो कई एक ड्यूटी, ठीक है। तो इसमें हम मान ले पार्ट 5 से लेकर के पार्ट 19 तक के जो भी है वो सब सरकार की ड्यूटी ही है, ठीक है। 5 to 19, पार्ट 5 से लेकर पार्ट 19 के बीच में जो बातें रखी गई हैं, जो आर्टिकल्स हैं, एक एक आपको अलग अलग समझाते हैं अभी, ठीक है। वो है सरकार की ड्यूटी, ठीक है। सरकार की ड्यूटीज में आता है, क्या है ड्यूटी, कि सरकार बनाना, संसद चलाना, ठीक है, राज्यों को देखना, ठीक, राज्य सरकारों को देखना, केंद्र सरकार को देखना, चुनाव कराना, निर्वाचन आयोग है, ठीक है, आपका आपातकाल लाना है, ठीक, ये आपकी जो है भाषा वगैरह है, ठीक है, ये आपका जो है बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, जैसे आपका पंचायत है, नगर पालिका है, सहकारी समितियां हैं, ठीक है, फाइनेंस को लेकर के है, टैक्स लगाना है, लॉज बनाना है, ये सब सरकार के काम हैं। तो ये P5 से लेकर पार्ट 5 से लेकर पार्ट 19 तक के जो सरकार के काम हैं वो आपको भी हम डिटेल में समझा देंगे। तो इतना हो गया आपका, यानी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों की, नागरिकों की, और राइट्स सरकार के, ड्यूटीज सरकार की, ठीक है। तो अगर हम इसको एक पार्ट कहें, इसको हम एक भाग कहें, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, यानी इसको हम मान ले एक चीज है, ये ए है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक तरीके से इंडिया है, भारत, ठीक है। भारत में भारत की सरकार और वहां के नागरिक, यानी वहां के स्टेट्स वगैरह, और संघ का मतलब होता है शासन, वहां का शासन, ठीक है। दूसरा भाग हम ये मान लें, ये क्या है, ये जो है इसमें दूसरे में अगर जो आपको खाली ये हटा दीजिए, ड्यूटीज ये हटा दीजिए, ठीक है। 3 चीजें ले ली, P4, P3, P4, P4A, यानी P3, P4 और 4A। ये जो है ये डेमोक्रेसी में टारगेट्स हैं, ठीक है, यानी ये डेमोक्रेटिक लोकतंत्र का, ये जो है लोकतंत्र में ये हमारे लक्ष्य हैं, इनको हमको पाना है, लक्ष्य को पाना है। यानी हमको क्या पाना, फंडामेंटल राइट्स हमको मिलना चाहिए, हमारी ड्यूटीज होना चाहिए, और सरकार के राइट्स होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इनको जो टारगेट्स हैं, इनको पाने के जो मीन्स हैं, यानी साधन जो है वो क्या है, सरकार की ड्यूटीज, ये है साधन। तो ये अगर जो बी मान लीजिए, पार्ट बी है, सी क्या हो जाएगा, साधन, यानी लक्ष्यों को पाने के साधन। साधन क्या है, P5 से 19 तक के, P5 to 19 ये है हमारे साधन, ठीक है, यानी लक्ष्यों को पाने के साधन। इसके बाद फिर आपके क्या पार्ट बचे, P20, P21, P22, ठीक है। अब जो पार्ट आपके बचे वो बचे P20, P21, P22। 20 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये संशोधन से रिलेटेड है, यानी संविधान में जो हम संशोधन करेंगे पार्ट 20 के अंतर्गत करेंगे। इसमें सब संशोधन की प्रक्रिया लिखी गई है, कैसे कैसे करेंगे, 368 आर्टिकल, ठीक है। P21 क्या है, ये अंतरिम और स्पेशल प्रोविजन स्टेट के लिए, ठीक है, जैसे नागालैंड है, जम्मू कश्मीर है, फलाना है, ये स्टेट्स, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य हैं जितने भी, तो इसमें स्पेशल प्रोविजन रखा गया है, अंतरिम, ठीक। और 22 में क्या है कि एक जब हमने पूरी किताब बना ली तो उस किताब को कोई नाम देना था, संक्षिप्त नाम देना था, यानी इंट्रोडक्शन में ये भारत का संविधान है, ठीक है। तो वो पार्ट 22 में रखा गया है। हालांकि इन दो की आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, इतना सब जो बन गया था, ठीक है, नाम देने के लिए भी एक पार्ट बनाया गया, लेकिन उन लोग की अपनी सोच थी, क्योंकि जो पूरी टीम थी, पूरी वकीलों की टीम थी, ठीक है। वैसे भी ग्रेडविन ऑस्टिन ने कहा है कि जो भारत का संविधान है वकीलों का स्वर्ग है, बिल्कुल वकील थे इसमें, सब ज़्यादातर बैरिस्टर थे, तो अपना दिमाग बहुत लगाते थे, ये डालो, ये ना रह जाए, ये पॉइंट भी रह जाए, वो भी रह जाए, भले पब्लिक को समझ में आए या ना आए, ठीक है। अगर आप किताबें पढ़ ली तो समझ में आएगा कि नहीं क्या है सही से, अगर जो इसको थोड़ा टेक्निकली समझाया ना गया हो तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने आपको थोड़ा टेक्निकली समझाया है इसको, ठीक है। तो टेक्निकल वे में जब समझेंगे तो संविधान समझ में आएगा, अदरवाइज याद तो कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है याद करना इसको, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत पता लगेगा, लेकिन टेक्निकली समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या हो गया, हमारे पास 4 पार्ट हो गए, ये तो हो गया डी मान लीजिए, तो A B C D, ए क्या हो गया इंडिया, बी हो गया आपके टारगेट्स डेमोक्रेसी के, यानी लक्ष्य, और लक्ष्य को पाने के साधन P5 to 19, और उसके बाद 20, 21, 22 ये डी है। हालांकि 21, 22 की जरूरत थी नहीं, लेकिन रखा है तो ठीक है, P20 तक ही था। वैसे तो संविधान देखा जाए तो इतना ही था, ठीक है, ड्यूटीज की जरूरत ही नहीं थी, मतलब
ABC 3 ही ले लीजिए, मतलब इतना ही है संविधान आपका, इतना ही बहुत सफिशिएंट था, लेकिन चूंकि रखा गया हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका आर्टिकल वो समझ में आ गया कितने हैं, और ये 3 अभी बताते हैं, लेकिन पहले ड्यूटीज़ को हम थोड़ा और क्लैरिफाई कर दें, इसको डिटेल में समझा दें 5 से 19 तक के। देखिए तो आपको बताते हैं, और अगर जो कुछ समझ में ना आए तो आपको कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आज चूंकि संक्षेप में आपको बता रहे हैं संविधान क्या है और इसमें जो भाग रखे गए हैं, आर्टिकल रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं, इसे क्या है। तो अब जरा हम P5 पर आ जाए, पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 जो हमारा है उसमें जो रखा गया है संघ, यानी केंद्र सरकार, यानी संघ के बारे में, यानी सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट मान लीजिए, ठीक है, संघ। अब संघ में क्या आएगा, तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद का वो मेन हेड होता है, प्रधानमंत्री एक्चुअली में पोस्ट नहीं है, माना जाता है कि बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद का हेड होता है, ठीक। फिर अटॉर्नी जनरल है, CAG है, पार्लियामेंट है, विधायी प्रक्रिया है, वित्तीय प्रक्रिया है, जो भी है वित्तीय विषय है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, और लोकसभा राज्यसभा ये सब है। तो ये केंद्र की जितनी भी चीज़ें हैं वो भाग 5 में रखी गई, यानी संघ में। और इसमें जो आर्टिकल है 52 से लेकर के और 151 तक के आर्टिकल हैं, 52 से लेकर 151 तक के, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 5 हो गया। पार्ट 6 जो है आपका वो राज्य सरकार को लेकर के है, ये हो गया संघ का मतलब केंद्र सरकार, सेंटर, ठीक है। और पार्ट 6 में हो गया राज्य, राज्य का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, और वही चीज़ें स्टेट में है, ठीक है। तो पार्ट 6 में जो आपका आर्टिकल है 152 से लेकर के 237 तक के, सेम वैसे ही स्टेट में राज्यपाल होगा हेड उसका, ठीक है, विधानसभा विधान परिषद होगी, ठीक है, मंत्रिपरिषद होगी, महाधिवक्ता होगा, राज्य का महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है, सरकारी कार्य का संचालन, ठीक, विधायी प्रक्रिया, वित्तीय प्रक्रिया जो होगी, वित्तीय विषय जो होंगे वो, और सदस्य और न्यायाधीश वगैरह, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ये सब जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सब इसमें आ जाएगी पार्ट 6 में, ठीक है। और 152 से लेकर 237 तक के, ठीक है। फिर आपका पार्ट 7 जो 238 अनुच्छेद था ये हो गया है रिपील्ड। रिपील्ड का मतलब होता है निरसित, यानी ये कैंसिल हो गया है। लेकिन जब किताब ये बन रही थी, यानी संविधान जब बन रहा था उस समय देशी रियासतें थी, तो ये हुआ देशी रियासतों का मतलब हुआ कि जैसे नवाब है, राजा है, कहीं के कोई जमींदार वैसे हैं, ठीक है। तो उनके पास जैसे राजा वगैरह नहीं थे, जूनागढ़ के राजा थे या जम्मू कश्मीर के थे हरी सिंह वगैरह, या हैदराबाद के निज़ाम थे, तो 567 रियासतें थीं, जिसमें से 564 तो मिल गई इंडिया में आराम से, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया था। लेकिन 3 रियासतें जो थीं, यानी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन पे ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो कुछ को तो पुलिस के जोर पे लिया गया और कुछ को जो है समझौते के आधार पे, जैसे जम्मू कश्मीर जो था समझौते के आधार पर मिला था भारत से, तो जब वो मिल गया तो रियासतें हो गई खत्म। उन रियासतों को ही दिया गया था इसमें पार्ट 7 में, आर्टिकल 238 में रियासतों का ही रखा गया था कि ये राजा है, इनको भी कुछ वो दिया जाएगा सुविधा वगैरह। लेकिन जब देखा रियासतें वगैरह खत्म हो गई तो बोले इसको क्या करें, अब इसको हटाएंगे तो सही लगेगा, किताब में से कोई चीज़ हटाएं तो किताब खड़बड़ा जाएगी, तो बोले इसको रहने दो, इसके आगे लिख दिया गया रिपील्ड, निरसित हो गया खत्म, ठीक है। लेकिन गिनती में है P7, ठीक। फिर आ जाइए P8 क्या है, पार्ट 8 जो है आपका वो है संघ राज्य क्षेत्र, यानी अब केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, फिर यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी का मतलब जो संघ शासित प्रदेश है, ठीक है, या आप कह लीजिए संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, यानी जो संघ वाले, यानी केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र कह लीजिए, ठीक है। जैसे आपका चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, ठीक है, दमन द्वीप है, ये सब जो है, या जम्मू कश्मीर में जम्मू अलग, कश्मीर अलग हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है। तो ये जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब के बारे में पार्ट 8 में रखा गया है, ठीक है, भाग 8 में, और 239 से 242 अनुच्छेद तक के ये है, ठीक है, यूनियन टेरेटरी के बारे में, ठीक। वहाँ पर शासन किस तरीके से चलना है, क्या होना है, तो इसमें से कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन केवल 2 ही राज्य में, 2 ही केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पांडिचेरी में, बाकी कहीं नहीं। बाकी सब जगह कौन होता है हेड, या तो प्रशासक होगा या तो उपराज्यपाल हेड होता है, ठीक है, राज्यपाल नहीं होता है, गवर्नर नहीं होता है, प्रशासक या उपराज्यपाल, ठीक है। फिर आपका जो है पार्ट 9 में आ जाइए, पार्ट 8 हो गया। अब पार्ट 9 को हम समझते हैं। पार्ट 9 में क्या है, पंचायत, ठीक है। P9 में क्या है, पंचायत। पंचायत की राज को लेकर के गांधी जी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था कि गांव को बहुत ये चाह रहे थे गांधी जी की पंचायत वगैरह जरूर रखी जाए, इनकी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि पंचायत को रखा जाए इसमें, तो इस वजह से पंचायत पर जोर दिया गया, तो पार्ट 9 बना गया पंचायत। पंचायत जो है यानी रूरल गवर्नमेंट के बारे में रखा गया है। 243 अनुच्छेद जो है 243, और सबसे बड़ा आर्टिकल जो है वो 243 ही है, इसके कई पार्ट हैं, तो इसका का से लेकर अणा तक के जो है वो
ग्राम पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में है। पंचायत जो है 3 स्तर की है, का से लेकर अणा तक के है इसमें, यानी 243 का से लेकर 243 अणा तक के, ठीक है। तो पंचायत में 3 तरीके की है, यानी एक होती है आपकी ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पे, दूसरी होती है क्षेत्र पंचायत और तीसरी होती है जिला पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत का हेड होता है ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत का हेड होता है ब्लॉक प्रमुख, ठीक है, और जिला पंचायत का तो पंचायत अध्यक्ष बोला जाता है, तो ये इसका हेड होता है, ठीक। अब कैसे चुनाव होता है ये बाद में आपको इसकी डिटेल समझा देंगे। फिर क्या हुआ, जब पंचायत की बात हो रही थी तो फिर 9A लाया गया, बोले भाई नगर की भी बात करो, ठीक है, शहरों में भी तो कोई पंचायत रखोगे भाई, नगर पालिका जो बनी है वो क्या है, शहर की एक तरीके से पंचायत है, ठीक है। तो 9A जो था संविधान संशोधन करके या 9 का कह लीजिए जोड़ा गया, तो इसमें क्या रखा गया, नगर पालिका, ठीक है, या इसको कह लीजिए नगर पंचायत। वो ग्राम पंचायत है, ये नगर पंचायत है। 9A आर्टिकल वही 243, लेकिन इसमें भी कई एक पार्ट हैं, और ये जो पार्ट हैं ये ता से लेके या छा तक, ता से लेके या छा तक, ठीक है। आर्टिकल नंबर तो वही 243। अब नगर पंचायत में 3 तरीके की होती हैं, एक होती है टाउन एरिया वाली, एक होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपालिटी, और तीसरी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये दोनों तो होते हैं चेयरमैन ही कहलाते हैं। टाउन एरिया का मतलब छोटे एरिया, ठीक है, कस्बे टाइप के, तो वहाँ का जो टाउन एरिया बोला था उसका जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन ही कहलाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है, जो सिटी होते हैं छोटे छोटे सिटी, ठीक है, तो वहाँ पर भी चेयरमैन ही बनता है। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, जो बड़े मेट्रो सिटी हैं, तो वहाँ पर महापौर बनता है, इसका हेड जो होता है महापौर कहलाता है, ठीक है, यानी मेयर कहलाता है इसका हेड, ठीक। तो नगर पालिका हो गई। P9B एक और संशोधन करके बना दिया गया पार्ट 9B, ये भी 243 है। अब इसमें क्या रखा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समितियां, ये भी एक गवर्नमेंट सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। अब सहकारी समितियां कौन सी, सहकारी समितियां सहकारी बैंकें हैं, सहकारी मिले हैं, चीनी मिले हैं, सहकारी कपड़ा मिले हैं, सहकारी बहुत सी हैं, ठीक है, तो वो सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आती है, ये भी एक तरह की गवर्नमेंट है। तो 243 में ही ये रखा गया है, और या जा से लेके या ना तक के है, ठीक है, या जा से लेके या ना तक 243 है, यानी तीनों जो है 243 के पार्ट इतने कर दिए गए हैं कि 9A 9A 9B, ठीक है, यानी भाग 3 हो गए, लेकिन आर्टिकल एक ही नंबर है 243 है, इसके इतने पार्ट हैं। तो सबसे बड़ा आर्टिकल यही है, सबसे ज़्यादा इसके पार्ट है, ठीक है, 35-40 पार्ट हैं इसके करीब, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, बुक में भी देख सकते हैं आप, बुक तो हमने बताई दी थी आपको कौन सी लेनी है, ठीक है। तो 9A 9B और 9 ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद जो है 10 पे आ जाते हैं, पार्ट 10। पार्ट 10 में क्या है आपका SC ST, ठीक है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन, और इसके लिए जो थे आपके अम्बेडकर जी ने बहुत जोर दिया था भाई SC ST का जरूर देखो, तो हमारा समाज है होना जाए, तो अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। तो SC ST का, और उसको गांधी जी को लेकर के काफी इनकी अनबन हो जाती थी, ठीक है, यानी आरक्षण को लेकर के, उसमें आरक्षण देना, गांधी जी कहते थे हम तो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं सबके लिए, तुम अपनी बात लेकर बैठे, तो ये जानते थे कि आज़ाद हो जाएंगे हम लोग, लेकिन उसके बाद हमारे समाज को कोई ध्यान ही नहीं देगा, तो इसलिए ये अपने समाज को ज़्यादा देते। तो इन्होंने पार्ट 10 में जो था SC ST का जो है, ST SC जोन जो है, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया, तो उसको स्पेशल प्रोविजन दिया गया, स्पेशल वो दिया गया। जैसे असम में जो जनजाति क्षेत्र है, या पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादातर जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इस साइड में, ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में। और ये आर्टिकल था 244 और 44 का, 244 का 2 आर्टिकल इसमें है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए पार्ट 11, भाग 11। भाग 11 में क्या है, संघ राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है, यानी संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, संघ और राज्य के बीच संबंध पार्ट 11 में रखा गया है, रिलेशन कह लीजिए बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। 245 से लेकर के 263 तक, 245 से 263 तक रखा गया है, ठीक है, 245 से 263 तक, ठीक। पार्ट 12 जो है उसमें रखा गया फाइनेंस, यानी आर्थिक से रिलेटेड है, ठीक है, फाइनेंस। और इसमें जो फाइनेंस में क्या आ जाएगा, वाणिज्य है, व्यापार है, यानी ट्रेड है, कॉमर्स है, ठीक है, या आपका जो है, नहीं सॉरी ट्रेड नहीं, वित्त है, वित्त से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस है, संपत्ति है, संविदा है, या राजस्व वितरण है, मतलब ये सब चीज़ें रखी है। भारत सरकार जो है राज्यों द्वारा, राज्यों से लेगा, वसूलेगा, और राज्य है सरकार से लेंगे, उधार लेंगे, ठीक है, तो ये आपस में जो है संपत्तियों का बंटवारा। तो 264 से लेकर के ये है 264 से लेकर 300 का तक, ठीक है। अब 300 का क्या है, ये पहले हमारा मौलिक अधिकार में था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जो वहाँ पर 7 मौलिक अधिकार थे उसमें से एक संपत्ति का अधिकार था, वो उठा करके यहाँ रख दिया गया फाइनेंस में, यानी आर्थिक में, और 300 का एक आर्टिकल जो है संशोधन करके यहाँ पर जोड़ दिया गया, 300 में 300 का बना दिया गया, आगे डिटेल में पढ़ा देंगे, ठीक है। P13 में क्या है,
भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब व्यापार है भारत के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर, यानी ये आपका इंडिया है तो इसके अंदर ही व्यापार जो होगा, ठीक है। तो व्यापार है, वाणिज्य है यानी कॉमर्स है, ट्रेड है, ये सब चीज़ें हैं। P13 भाग 13 और इसमें आर्टिकल है 301 से 307 तक, 1 से 7 तक, ठीक। व्यापार है, वाणिज्य है और समागम इसको बोला जाता है। तो ये सब जो होगा वो इस आर्टिकल के इस भाग के अंतर्गत होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं पार्ट 14 14 में क्या है, पार्ट 14 जो है वो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रखा गया है भाग 14 में, ठीक है। और आर्टिकल है 308 से लेकर के 308 से 323 तक के, ठीक है। अब ये क्यों रखा गया, ये इसलिए रखा गया क्योंकि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसके जो पार्ट हैं, जो उसमें उसको जो इम्प्लीमेंट कराएंगे, जो उसको जो नियम बनाती है, विधायिका हमारी नियम बनाती है, कार्यपालिका नियम का जो है पालन कराती है, तो उसके लिए सरकारी आदमी रखा जाएगा, ठीक है। यानी IAS PCS ये सब जो है ये इंप्लीमेंट कराते हैं लॉज को, जो लॉज गवर्नमेंट बनाएगी उसका इंप्लीमेंटेशन जो है ये लोग करते हैं। तो अभी लोग कहाँ से लाए जाएंगे, तो संविधान में इनको जोड़ा गया कि भाई आदमी होना चाहिए इसको करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कहाँ से आएंगे, तो वो आएंगे इस आयोग से, यानी संघ लोक सेवा आयोग से आएंगे वो आदमी और राज्य लोक सेवा आयोग से, फिर वो इंप्लीमेंट कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का ही रखा गया, ठीक है। फिर अब जब ये रखा गया तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई। तो 14A जो था वो बढ़ा दिया गया, मतलब संशोधन करके बढ़ाया गया भाग। तो इसमें रखा गया कि इनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब ये जो बन के आएंगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, किस तरीके से ये काम करेंगे, क्या करना है इनको, ये सारी बातें 14A में रखी गई है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बोला जाता है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, ये इंदिरा गांधी के टाइम में जोड़ दिया गया था। तो 323 जो है उसी में संशोधन करके का और खा 2 संशोधन करके इसको बना दिया गया था, एक पार्ट इसको बना दिया गया, ठीक है, ये अलग एक पार्ट है, ठीक। फिर P15 जो है यानी पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन बनाया गया कि भाई निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए चुनाव, ठीक है। हमारी जो निर्वाचन प्रणाली है वो सिस्टम जो है वो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी गवर्नमेंट बनाएंगे तो लोगों की गवर्नमेंट बनेगी, लोगों के द्वारा चुना जाएगा आदमी, वहीं चलाएंगे, तो निष्पक्ष होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष एकदम, ठीक है, और वो किसी की तरफ कोई भेदभाव नहीं करता, मतलब किसी पार्टी की तरफ नहीं रहता है, ठीक है। हालांकि इस समय सिस्टम तो थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन जो है वैसे तो इसको निष्पक्ष रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बनाया इसीलिए गया था, संविधान में जोड़ा गया था कि पूरा इतना बड़ा गवर्नमेंट चलानी है, उस व्यवस्था को बनाने के लिए निर्वाचन आयोग जो है ये बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसमें कोई किसी तरीके का भेदभाव। लेकिन चक्कर ये है, जो इलेक्शन कमीशन होता है इसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो मतलब सीनियर IAS होता है, ठीक है। अब चीफ इलेक्शन कमीशन के 2 सबऑर्डिनेट होते हैं, एडिशनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो दोनों जो है सीनियर IAS से ही जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो सीनियर होता है वही चीफ बनता है, ये चीफ बन गया तो ये सीनियर हो गया, इसके कोई नया आ जाएगा, फिर अगली बार ये चीफ बन जाएगा, ठीक है, फिर ये सीनियर हो जाएगा, इसके तो ये आपस में दोनों में से ही कोई एक बनता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और ये IAS होते हैं, सीनियर IAS जाके बनते हैं। तो इसका काम है सारे निर्वाचन कराना, हिंदुस्तान में निर्वाचन आयोग का ही काम है। जितने भी प्रकार के चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का हो, चाहे MP का चुनाव हो, चाहे जो भी चुनाव, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, वो इलेक्शन कमीशन ही कराता है। इलेक्शन कमीशन सेंटर का है और स्टेट का है, ठीक है, अलग अलग है। तो स्टेट कमीशन भी है और सेंटर का भी है, ठीक है। तो ये पूरा एक डिपार्टमेंट है पूरा, ठीक है। तो एक भाग में रख दिया गया है और आर्टिकल 324 से लेकर के और 329 का तक है, 324 से लेकर 329 का तक के इसको रखा गया है। फिर P16 16 में जो है वो आपका स्पेशल प्रोविजन है कुछ वर्गों के लिए, स्पेशल प्रोविजन कुछ वर्गों के लिए, ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल है आपके 330 से लेकर 342 का तक, 330 से 342 का तक। अब स्पेशल कौन कौन है, स्पेशल जैसे आपका कुछ वर्गों के संबंध में, ठीक है, जैसे SC ST आयोग है, ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग है, ठीक है, या आपका एंग्लो इंडियन है, या OBC आयोग है, पिछड़ा आयोग है, ठीक है। या एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कैसे रखा जाए, जैसे लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियन की, तो वो उसका निर्धारण, विधानसभा में SC ST के निर्धारण, ठीक है, और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन इसको दूर करने के लिए। तो ये सब स्पेशल प्रोविजन जो है इसमें रखे गए हैं पार्ट 16 में, 330 से लेकर 342 का में, ठीक है। और P17 जो है पार्ट 17 जो है वो राजभाषा से लेकर के रिलेटेड है, ठीक है। 343 से लेकर 351, आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा, ठीक है। और राजभाषा में क्या है, हिंदी राजभाषा है, हिंदुस्तान की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि उसकी देवनागरी होगी, ठीक है। तो राजभाषा में हिंदी रखा गया है और लिपि देवनागरी होगी। तो ये सारे आर्टिकल से रिलेटेड है, उसमें पढ़ लीजिएगा, आप देखिएगा, हम कैसे बता देंगे डिटेल आपको। तो राजभाषा है, ठीक है। अब जब भाषा हमारी खराब हो जाएगी तो क्या होगा, आपातकाल लगेगा। 18 जो है, भाग 18 जो है आपात इमरजेंसी से रिलेटेड है, तो आपातकाल से रिलेटेड है, इमरजेंसी से 352 से लेकर के 360 तक है,
ये आपात है, ठीक है, आपातकाल लगेगा। यानी भाषा का जो लैंग्वेज खराब हो जाएगी तो इमरजेंसी लगा दी जाएगी, ये समझ लीजिए आप। 17 के बाद 18, ठीक है। तो 3 तरीके का आपात है, एक तो 352 पे लगता है, फिर लगता है 356 पर और 360, ठीक है। 356 जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए किसी राज्य में या आपका वैसे, तो वहाँ पर आपातकाल लगा जाए, इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। 360 जो है वित्तीय आपात है और 352 जो है आपातकाल से रिलेटेड है। यानी 3 तरीके का आपात लग सकता है। वायु युद्ध, अगर जो कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे हिंदुस्तान पे तो इमरजेंसी लगा सकते हैं, आपातकाल। दूसरी कंडीशन है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, कि हम बहुमत में नहीं, सरकार गिर गई तो राष्ट्रपति शासन लग गया। केंद्र में भी हो सकता है, स्टेट में भी हो सकता है। स्टेट में केंद्र सरकार जो है सिफारिश करती, राष्ट्रपति से लगा देती, और जो केंद्र में है, जैसे लोकसभा है हमारी, लोकसभा में मान लीजिए पूरा बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तभी ठीक है, डिजॉल्व हो गया, अगला चुनाव होगा, तब तक राष्ट्रपति के अंडर में सब काम करेंगे, ठीक। तो वो संवैधानिक तंत्र विफल बोला जाता है, ठीक है। और 360 जो है वो वित्तीय आपात है, यानी इकोनॉमिक इमरजेंसी, यानी फाइनेंशियल जो क्राइसिस आ जाए किसी तरीके से, आर्थिक जो आपातकाल जिसको कहते हैं, वो 360 पे लगता है, ठीक है। फिर आपका P19 भाग 19, भाग 19 जो है आपका वो प्रकीर्ण जिसको कहा जाता है, मिसलेनियस, ठीक है। चलिए ऊपर लिखते हैं, भाग 19 हम आराज में आ जाएगा। P19 इसको हम कहते हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है मिसलेनियस, यानी जब हमारे संविधान की किताब बन रही थी उस समय जो सब कुछ लिखा गया, रखा गया, ठीक है। फिर ये हुआ लास्ट में जब पार्ट 18 हो गए तो ये हुआ यार ये चीज़ तो रह गई वहाँ पर, ये फलानी चीज़ रह गई, अब क्या करें, अब वहाँ पर जोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये भूले बिसरे चीज़ें जो वहाँ पर सब पीछे छूट गई उठा के इसमें डाल दी गई, ठीक है। इसको हम कह लें भूले बिसरे, ठीक है। जैसे आप गीत सुनते थे भूले बिसरे गीत, वही भूले बिसरी चीज़ें, तो मिसलेनियस बोला जाता है, प्रकीर्ण बोला जाता है, ठीक है। तो भूले बिसरे में क्या क्या आ जाएगा, जैसे देशी राज्यों के जो है शासकों को दी गई जो है मान्यता थी, ठीक है। राज्यपाल के जो कुछ नियम थे, ठीक, राज्यपाल का संरक्षण, राष्ट्रपति का संरक्षण, ठीक है। और लाभ का पद वगैरह था, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। कुछ संवैधानिक करार थे, कुछ विवाद आपस में स्टेट्स का था, न्यायालय को लेकर के कुछ था, तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी थी इधर उधर जो छूट गई थी वो उठा करके भूले बिसरे इसमें डाल दिए गए, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रकीर्ण, मिसलेनियस, ठीक है। और जो मिसलेनियस है हमारा पार्ट 19 जो है वो 361 से लेकर के और 367 तक है, 361 से 367 तक के। फिर पार्ट 20 जो है वो आपका संविधान संशोधन, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। संविधान संशोधन 368। अब जरा इसको समझिए आप, संविधान संशोधन को अच्छी तरह समझिए, ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी को थोड़ा समझ लीजिए पहले। इमरजेंसी जो आपातकाल है इसको बताना था थोड़ा सा। आपातकाल जरा समझिए इसको। आपातकाल क्या होता है, जैसे हमारे देश में कई तरीके की गवर्नमेंट चली, एक गवर्नमेंट नहीं है, कई है। कौन कौन है, राष्ट्रपति है, इनकी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री अपनी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की अपनी गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी गवर्नमेंट, ठीक है। आपका ग्राम पंचायत ये गवर्नमेंट, नगर पंचायत ये गवर्नमेंट, ठीक है। तो कई तरीके की गवर्नमेंट इंडिया में चल रही है, ठीक है। लेकिन जब इमरजेंसी लगेगी, ठीक है, तो इमरजेंसी के वक्त जो हमारा संविधान है, जो संविधान है वो क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, बटा हुआ है, बिखरे हुए रूप में है, ठीक। लेकिन जब आपातकाल लगेगा तो सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, यानी एक के ऊपर एक, ठीक, यानी इस तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। और वो सेंट्रलाइज किसके अंडर में होगा, राष्ट्रपति के, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब एक हो जाएंगे और एक ही डिसीजन लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए युद्ध हो जाए किसी देश से, तो ये नहीं कि तुम अपने अलग भागे चले जा रहे हो, तुम अपने अलग भाग रहे हो, तो यार हमारे तो यहाँ ये नहीं हुआ, मैं सड़कें नहीं बनी, अरे सड़क वाला छोड़ो, तुम सारे काम बंद, ठीक है, सब लोग एक हो जाओ, पहले उस देश से मुकाबला करो, ठीक है। वहाँ से जब जीत लेंगे तो हम फिर अपने मजे करेंगे, ठीक है। यानी ये सब गवर्नमेंट है अलग अलग, ये सब अपने अपने मजे ले रहे हैं, लेकिन अगर जो आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, तो ये सेंट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। हमारा सिस्टम क्या है, सेंट्रलाइज हो जाता है। जो सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें बिखरी हुई हैं, वो एक हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, वैसे डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। अपना अलग अलग काम करते रहो, अपने चलाते रहो, जो कुछ चला रहे, स्टेट वाले अपना चलाओ, केंद्र शासित अपना चलाओ, नगर पालिका वाले अपना चलाओ राज, ठीक है, पंचायत वाले ग्राम प्रधान अपने मजे लो, ठीक है। लेकिन जब आपातकाल लग जाए तो सेंट्रलाइज हो जाएगा, एक के ऊपर एक, बस एक नियम चलेगा, ठीक है, सब कहीं, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। तो अब हम आ जाए संशोधन पे। संशोधन बहुत अच्छी चीज़ है, इसको जरा कायदे समझ लीजिए। तो हमारे संविधान निर्माता जो थे, इन्होंने संविधान रूपी ये किताब बनाई, मान लीजिए एक अलमारी है, ठीक है, ये एक अलमारी बनाई और इसमें 22 भाग हैं, अलग अलग खांचे हैं, ठीक, ये खांचे हैं अलमारी में, और इसमें एक ताला है, लॉक लगा है, जैसे सेफ अलमारी होती है तो लॉक होता है, और उसकी चाबी जो है 368, ये एक चाबी है इसकी, इस अलमारी को खोलने की चाबी 368 है संविधान संशोधन करने की, ठीक है। तो संविधान निर्माता जो थे, जब उन्होंने संविधान पूरा बना लिया, उसके बाद फिर सोचा कि यार हम लोग तो चले जाएंगे, भाई दुनिया तो आगे चलती रहेगी, देश तो आज़ाद है ही है, ठीक है। हो सकता है हालात बदलेंगे तो हो सकता है कुछ इसमें नियम कानून पुराने हो जाएं तो उसको चेंज करना पड़े, तो हम इनके पास एक ऐसी चाबी दिए जा रहे हैं, एक ऐसे ताले की चाबी दिए जा रहे हैं जिससे ये अलमारी खोलेंगे
और जिस जगह पर जो भी संशोधन करना है उसी खांचे को ये छुएंगे, अलमारी के उसी पार्ट को छुएंगे, उसी सेक्शन को छुएंगे जो जिसमें संशोधन करना है। ठीक है, और वो ये समझा रहे थे कि हम तो दुनिया से चले जाएंगे लेकिन तुम लोग को ही आगे चलाना है सब, तो ये पकड़ो चाबी और जहां पर लगे जरूरत है उतना ही चेंज करना, लेकिन पूरी अलमारी मत खड़बड़ाना, नहीं तो तुम संभाल नहीं पाओगे। और आज के टाइम में पूरी अलमारी ही खड़बड़ाई जा रही है, बल्कि अलमारी को उठा के फेंक दी जाए, बदल दी जाए, ये चल रहा है। ठीक है, तो पूरी अलमारी खड़बड़ा रही है इसमें। ठीक है, और जबकि ये कहा गया था कि जिसमें जितनी जरूरत हो उतना संशोधन करना। ठीक है, बहुत सबको मत छूना, नहीं तो तुम संभाल नहीं पाओगे, लेकिन हालात तो देखिए क्या है। एनीवे जैसा भी सरकार करे तो देखा जाएगा। तो संविधान संशोधन ये 368। ठीक है, फिर उसका 21 और 22। 21 में क्या है हमने आपको बता दिया। आपको 21 में इंटरिम और स्पेशल प्रोविजन है 369 से 392 तक, 369 से 392 तक स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, कुछ लोगों को जैसे आपका स्पेशल प्रोविजन मतलब इस स्टेट्स को, जैसे जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, पूर्वोत्तर राज्य है, इसको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, यानी टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन कह लीजिए। तो वो रहा है अंतरिम जो है इसका, इंटरिम जो कहा जाता है अंतरिम वो तो रहा नहीं, लेकिन स्पेशल प्रोविजन है अभी कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजन, जिसमें से जम्मू कश्मीर था 370 के तहत जो था, इसी में 370 आता है, धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का एक पार्ट था, फिर 370 हटा दिया गया। ठीक है, तो वो उसका स्पेशल प्रोविजन का दर्जा खत्म कर दिया गया, उसको दो पार्ट में पूर्ण राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रोविजन स्टेट्स के लिए दिया गया है। ठीक, और 22 जो है वो 393 से 395 तक के है, और इसमें रखा गया है 22 में कि जो ये किताब बनाई गई है, पूरा संविधान की किताब बनाई गई है, इसको भारत का संविधान कहा जाएगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, एक संक्षिप्त नाम देने के लिए पार्ट रखा गया है। हालांकि इसकी जरूरत थी नहीं, जब संविधान बन रहा भारत का तो था ही, लेकिन उनकी कुछ सोच हो गई, इस वजह से रखा होगा। तो संक्षिप्त नाम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या डिफरेंट डिजाइन देने के लिए, इस किताब को डिफरेंट डिजाइन देने के लिए ये रखा गया है, तो कि एक भारत का संविधान है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको भारत का संविधान और उसके भाग, उसके अनुच्छेद कुछ समझ में आ गए होंगे कि क्या है संक्षिप्त रूप इसका। ठीक है, और बाकी डिटेल हम आपको बाद में पढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो इसको शेयर जरूर कर दिया अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इसको देखें तो जाने। ठीक है, दैट्स इट।